ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द ग्लोबल पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के NCERT के जियोग्राफी लेसन 6 हमारा देश भारत के बारे में। इस लेसन के अंतर्गत हम जिस पॉइंट को भी पढ़ना है हम लोगों को, उस सारे पॉइंट्स को हमने पहले ही इस व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर रखा है और एक चित्र भी मैंने बना रखा है। वैसे काफी मेहनत लगा है और इन सब चीजों को करने में, सारा लिखने में टाइम भी लगा है। तो अगर ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो आपसे मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ आगे अभी वीडियो को आप जब देखिएगा पूरा, तो आपको जो भी चीजें अच्छी लगेंगी यदि, तो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और औरों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथियों, एक चीज मैं आप सभी से कंफर्म कर दूं कि ये आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 के बुक को, इसलिए क्लास 6 के बुक के अंतर्गत जो चीजें हैं मैं उन सारे छोटी से छोटी बिंदुओं को और बड़ी से बड़ी चीजों को, जितनी भी चीजें इसमें है आपके क्लास में, इस क्लास 6 के जो जियोग्राफी का जो बुक है, उन सारे पॉइंट्स को मैं आपको अध्ययन कराने वाला हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं। उसमें कोई भी छूटने वाला नहीं है। वैसे अगर बात की जाए तो इसमें जो टॉपिक्स है उनको और भी ज्यादा विस्तार रूप से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहां पर पढ़ाने का कोई विशेष मतलब यहां पर नहीं है, क्योंकि अभी जो कुछ आपके पास, आपको जो नॉलेज इकट्ठा करना है, ये नॉलेज इकट्ठा करना है आपको 6 के बेसिस के आधार पे। और जब ये चीजें आपके पास हो जाएंगी, जब नॉलेज हो जाएगा, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अगले कक्षाओं में जाएंगे, तो अगले कक्षाओं में इन्हीं चीजों को और विस्तार रूप से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो वहां पर वो चीजें जो होंगी और ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझाने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग जो है कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इस लेसन में हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार, या भौतिक विस्तार बोल सकते हैं। ये कैसा है और कितना है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में, कर्क रेखा, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, भारत का स्थायी मानक समय। इन सभी चारों पॉइंट्स का अध्ययन हम करेंगे भारत की स्थिति में। ठीक, इसके बाद है भारत के पड़ोसी देश। हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के आधार पर भारत को किस प्रकार से बांटा गया है, इस चीज को अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो है भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं अध्ययन करने वाले, समझने वाले, उनमें जो पहला पॉइंट्स है भू आकृतियां। भारत के भौतिक विभाजन में भू आकृतियां कैसी हैं, क्या है। और उसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय के 3 भाग, ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिका। और फिर इसी के अंतर्गत हम और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे उत्तर पश्चिम में अरावली एवं विंध्य और सतपुड़ा, खनिज में कोयला, लौह अयस्क, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियों के बारे में अध्ययन करते हुए हम इसी भौतिक विभाजन में ही हम फिर बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करेंगे। उसके अंतर्गत हम सुंदरवन का डेल्टा का अध्ययन करेंगे और फिर लास्ट में जो है वो द्वीप समूह है। ठीक, इन पॉइंट्स का हम अध्ययन करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट है भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करना है हमको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चारों दिशाओं में किन किन के बीच ये स्थित है, अर्थात भारत के जो भौगोलिक विस्तार है, इसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कौन कौन से जो है वो सारे स्थित हैं। तो देखिए, तो भारत के सबसे उत्तर में जो है हिमालय है। भारत के सबसे उत्तरी भाग में हिमालय है। फिर अगर इधर बात करें पश्चिम भाग में, तो पश्चिम में हमारा ये अरब सागर है। ठीक, अगर पूर्व में बात करें तो बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और फिर जो दक्षिण में जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस प्रकार से उत्तर, इधर पश्चिम, इधर पूर्व और इधर दक्षिण, इन सारी चीजों से ये घिरा हुआ है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें कि भारत का जो विस्तार है, ये सबसे उत्तर में, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कुल कितने किलोमीटर का है, तो भारत के जो भौतिक विस्तार जो है, भौगोलिक जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक का, ये है 3214 किलोमीटर। और फिर इसको जान लिए, तब हम अगर इसको जाना है कि ये जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है इसका 2933 किलोमीटर है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसे आप जरूर नोट करिएगा।
कोशिश करिएगा कि आप ये जो मैं मैप बनाया हूं और जितनी चीजों को मैंने इस पर मेंशन कर रखा है उन सारी चीजों को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कुछ नॉलेज आपको देने वाली है। तो ये हुआ आपका उत्तर से दक्षिण तक का 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक का 2933 किलोमीटर। ठीक, ये तो विस्तार की बात होगी, भौगोलिक विस्तार ऐसे है। अगर हम बात करें कि इसके सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदुओं की, तो उनमें देखिए सबसे उत्तर में जो बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कॉल, और ये जो है समुद्र तल से ये 5764 किलोमीटर, सॉरी 5764 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, अगर ये तो हो गया आपका सबसे उत्तरी बिंदु, ये है इंदिरा कॉल 5764 मीटर। सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में अगर बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है, ये बात ध्यान रखना आपको, सबसे जो दक्षिणी बिंदु के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ना कि आपके मतलब जो पूरे भारत का जो विस्तार है उसका दक्षिणी बिंदु है। ये भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत के मुख्य बिंदु का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है केप कोमोरिन। व्हाट? केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन जो है ये स्थित है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, और ये कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, स्टेट में। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। अब बात करें अगर दक्षिणी, सबसे जो दक्षिण में जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जब आया था सुनामी, तो सुनामी में ये जो है पूरा जलमग्न हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की सबसे पूर्वी जो है पॉइंट, उसका क्या नाम है, तो भारत के सबसे पूर्वी जो पॉइंट है ये जो है स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है स्थान किबिथु, और वही जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम जो है वो है गुहार मोती। व्हाट? गुहार मोती। ठीक है, तो ये हो गए भारत के जो चारों दिशाओं में जो सबसे अंतिम जो भौगोलिक जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थिति के अंतर्गत हम इन चार चीजों का अध्ययन करेंगे, 4 पॉइंट्स का। उसमें सबसे पॉइंट्स पहला है कर्क रेखा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, कर्क रेखा के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो है भारत का सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं, और ग्लोब में जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब के बीचों बीच से जाता है जो इसे नाम है इक्वेटर, जिसे बोलते हैं विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त के ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके बाद इसी विषुवत वृत्त के दक्षिण में पड़ता है मकर रेखा, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक, अगर बात करें कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है तो उसके लिए मैं आपको एक जो है ट्रिक बताता हूं। एक ट्रिक इसके लिए है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। अब इसमें जो अक्षर का प्रयोग किया गया, जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया उन सभी अक्षरों का अर्थ समझते हैं। यहां पर जो मित्र है, मित्र में जो मी है, ये मी जो है ये मिजोरम के लिए है। किसकी? मिजोरम के लिए। और ये त्र जो है ये है त्रिपुरा के लिए। ये मित्र अर्थात मिजोरम और त्रिपुरा ये दोनों जो है भारत के पूर्वी राज्य हैं, इधर पड़ते हैं, इधर पूर्वी राज्य। तो उसके बाद ये प और र। तो प का मतलब होता है आपका पश्चिम बंगाल, यहां जो पड़ेगा आपको, जो यहां तक आया हुआ है सिक्किम तक पश्चिम बंगाल पड़ेगा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये जो र है, र पर हो जाएगा आपका राजस्थान। ग अगला जो है ग पर होता है आपका गुजरात। और फिर यहां पर जो है म पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। छ जो है छ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। और 8वां जो है झा र, इन दोनों को मिलाकर के बनता है झारखंड। इस प्रकार से भारत के बीचों बीच से होकर जाने वाली जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर जाती है, और उन 8 राज्यों को जानने के लिए ये जो है आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी क्लास। जैसा भी होगा, जैसा भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी आप और चीजों का अगर कुछ चीजों को और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम जरूर उसको जरूर आपको हम उसमें कमेंट के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो ये हो गया आपका।
इसके बाद बात करें कर्क रेखा के बारे में हो गया। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार को बारे में समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं अक्षांश होता क्या है। तो पहले की कक्षाओं में जब हमने ग्लोब पढ़ाया था और ग्लोब के अंतर्गत जो दो मेजर चीजों को मैंने बताया था, देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा, तो उसमें अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हमने बताया था। और होता क्या, अक्षांशीय रेखाएं कौन होती हैं? वे रेखाएं जो पृथ्वी पर क्षैतिज खींची गई होती हैं, अर्थात विषुवत जो वृत्त है, विषुवत वृत्त के समानांतर जो खींची गई रेखाएं होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अर्थात मकर रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, आप कह सकते हैं तो ये मकर रेखा भी अक्षांश रेखा है। बिल्कुल हाँ, ये मकर और फिर से मकर रेखा भी अक्षांश रेखा, फिर कर्क रेखा भी जो विषुवत वृत्त के ऊपर है ये अक्षांश रेखा है। हाँ है, अर्थात अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर विषुवत वृत्त के समानांतर क्षैतिज रूप में खींची गई हैं। ओके, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात किया जाए तो देखिए भारत की पहले स्थिति को जानते हैं, भारत है कहां पे। तो पहले हम गोलार्धों को बांटते हैं। आप जानते हैं, इसे हम मिटा देते हैं इनको। आप जानते हैं कि ये ग्लोब में ये विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, फिर ये जो है बीच से ये फिर इसको बांट दिया जाए पूर्व और पश्चिम में। इधर ये आ जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये तो जान लेना दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जा रहा है। सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, ये तो आपको याद रखना। नीचे क्या होता है? साउथ। हमेशा मैप पर, ग्लोब पर हमेशा ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा। तो देखिए भारत की स्थिति कहां है? भारत जो है पड़ता है यहाँ पर, किसमें? उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व या बोल सकते हैं पूर्वोत्तरी गोलार्ध में, पूर्वोत्तर गोलार्ध में। तो यहाँ पर लगभग भारत की स्थिति है, ठीक है, जैसे भी है यहाँ पर भारत की स्थिति है। अब यहाँ पे भारत की स्थिति है तो इसका अक्षांशीय विस्तार कैसे, कहां से कहां तक है? तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि अक्षांश को कैसे मापा जाता है, अक्षांश में डिग्री को मापा कैसे जाता है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों इस चीज को समझिए, इस बात को समझिए। तो देखिए मान लीजिए यहां पर पृथ्वी का केंद्र है, ठीक। चलिए भारत को थोड़ा सा और ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ऊपर है और मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ठीक। अब ये अक्षांशीय विस्तार कैसे आप देखेंगे? तो सबसे केंद्र बिंदु से एक हम लाइन जो है हम यहां तक खींच लेते हैं, जो सबसे पश्चिमी भाग है, और इसी केंद्र बिंदु से फिर लाइन खींच लेते हैं यहां तक। अब इनके बीच का ये जो कोण बनेगा, इनके बीच का जो क्या बनेगा? कोण, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं समझाना चाहूँ इसको तो फिर देखिएगा, अभी बहुत अच्छे समझोगे, मैं पक्का मैं बता रहा हूं। चलिए ये जो है हमने मान लीजिए बना दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी का क्या है, सॉरी यहाँ पर पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। और ये जो सबसे अंतिम बिंदु ये है, जैसा कि जिसका नाम मैंने क्या दिया हुआ था? गुहारमती, ठीक। और ये सबसे जो बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में ये जो है ये है, अंडरस्टैंड है। और यहाँ जो पृथ्वी का केंद्र, ध्यान देना आपको, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है, अंडरस्टैंड। और इसे 3D टाइप थोड़ा और बनाना चाहें तो ऐसे समझिए, ये पृथ्वी पर स्थित ये जो है हमारा प्यारा भारत है और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से जब प्यारे भारत की इधर सबसे पश्चिमी बिंदु को हम यहाँ से पृथ्वी केंद्र से एक रेखा खींचे, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु को याद है, फिर यहाँ से एक रेखा खींचे तो यहाँ पर सबसे जो पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किविथु, उसको मिला है। तो आप देखेंगे इन दोनों जो रेखाएं खींची गई रहेंगी इनके बीच में ये कुछ आ रहा है, टिल्ट, कुछ झुकाव आ रहा है। तो यही झुकाव जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब क्षैतिज में झुकाव है, इसीलिए इसे कहा जाता है इसी झुकाव कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार। और ये कितने डिग्री का है अक्षांशीय विस्तार? तो भारत का देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, यहाँ जो 68.60 डिग्री, ये मापा कैसे जाता है ये तो समझते हैं आप ना, ये कैसे कहां से कौन जीरो होता है? तो ये जो है अक्षांशीय जो विस्तार होता है उसमें यहाँ पर ये जो है जीरो होता है, क्या होता है ये? जीरो। तो यहाँ पर देखिए आप अक्षांशीय विस्तार में यहाँ ये जीरो होता है, तो जीरो से यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये कितना होता है? 68.68 डिग्री और 7 मिनट होता है। अब फिर जब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं से अगर आप देखेंगे यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये जो होगा आपका होगा 97 डिग्री 25 मिनट ये होता है। तो अगर इनके अंतर निकाला जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होगा। अक्षांशीय विस्तार का जो अंतर है लगभग कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। कहां से कहां तक? सबसे पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। सबसे पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो डिफरेंट कितना का आ रहा है? 30 डिग्री का। ओके, अब ये तो बात हो गई आपका अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं हम देशांतरी विस्तार क्या होता है।
अब देशांतर रेखा समझते हैं कैसे खींचा जाता है। देशांतर रेखा खींचा जाता है ऊपर से नीचे, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं देशांतरी रेखाएं होती हैं, ऐसी होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे खींची गई होती हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं, ऐसे पृथ्वी पर खींची गई हैं। तो मान लीजिए भारत यहां पर स्थित है। ठीक, भारत स्थित है। अब इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो आपको ये समझना कि यहाँ पर सबसे अंतिम यहाँ पर क्या कौन टच कर रहा है, ये जो आ रहा है तो यहाँ पर कितना किस आ रहा है और फिर यहाँ पर। ठीक, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का कितना, यहाँ पर कितने डिग्री होता है, तो यहाँ पर होता है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये सबसे दक्षिण में जो है, ये जो है सबसे दक्षिण में ये होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो इसके भी बीच का जब आप देखेंगे कितना विस्तार जो है, ये जो देशांतरी विस्तार है उसमें कितने का अंतर पड़ता है, किसमें पड़ता है, लगभग 30 डिग्री का। ठीक, एक चीज और आपको बताते चलूं, जितना ही ज्यादा देशांतरी नहीं, जितना ही ज्यादा अक्षांशीय विस्तार होता है उतना ही ज्यादा किसी भी देश के इस छोर से, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के समय उतना ही ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसा कि यहां पर मैंने बताया, जो सबसे पूर्व और पश्चिमी की अगर बात करें तो जो अक्षांशीय विस्तार में जो डिफरेंट आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और इसके पहले वाला जो मैंने लेसन पढ़ाया हुआ है, जो पहले वाले में मैंने अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया हुआ है, उसमें समय को लेकर के जो हमने बताया था, तो उसमें बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 डिग्री। तो यहाँ पर सोचिए 30 डिग्री है तो मतलब कितने मिनट हो जाएंगे टोटल, तो 1 डिग्री में यदि 4 मिनट तो 30 डिग्री में, तो 30 में 4 से गुणा करते हैं कितने मिनट, 120 मिनट। अर्थात कुल 120 मिनट का लगभग डिफरेंट पड़ता है भारत के सबसे जो इधर जो पश्चिमी जो पॉइंट्स है और इधर सबसे पूर्वी पॉइंट है, इसके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। इसी 2 घंटे के अंतर को खत्म करने के लिए अपने भारत की घड़ियों में सही समय दर्शाने के लिए 2 घंटे के अंतर को खत्म करने के लिए भारत का एक मानक समय है जो इलाहाबाद के नैनीस होकर जाता है। यही भारत का मानक समय है। मानक समय को दर्शाने वाला यही एक रेखा जो खींचा गया है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है ये मानक जो है। अब कितने 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये जो है आपका जो मानक समय के निर्धारित करने वाली जो रेखा खींची गई है, जो समय को निर्धारित करने वाली, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर के क्या करती है, गुजरती है। कितने डिग्री पर ये है, तो ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट। कितना, 82 डिग्री 30 मिनट पर है ये। ठीक है, अब 82 डिग्री 30 मिनट में है किससे, तो आपका मानक समय से, मानक जो है आपका ये जो जीएमटी जो है इससे 82 डिग्री 30 मिनट। अब सोचिए यहाँ पर कितने समय का अंतर होगा, तब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होता होगा। तब देखिए अगर ये 82 डिग्री पर है, जैसे अगर मानक यहाँ पर 0 होता है ना, यहाँ पर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, जो जीएमटी है 0 डिग्री होता है। अब भारत जो है यहाँ पर अगर भारत का और इसके बीच के देखा जाए कितना जो विस्तार है, तो यह 82 डिग्री का, कितना डिग्री, 82 डिग्री। अब सोचिए 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82 पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 82 गुणे 4, तो 4 दूना 8 और 82, 4 दूना 8 और फिर 4 8 32, मतलब हो गया 328 मिनट। और 328 मिनट को अगर घंटे में बदला जाए तो 60 में से भाग दे दिया जाए, 6 5 30, 300 मिनट। कितना बचा, 28, मतलब 5 घंटा 28 मिनट, लगभग समझिए 5.5 घंटे का डिफरेंट पड़ता है। मतलब अगर आपका जो जीएमटी पर अगर 0 है, यहाँ पे 0 अगर समय, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो हमारे वहां जो समय होगा, यहाँ पर हमारे वहां समय जो होगा, हमारे वहां जो समय होगा यहाँ पर, चाहे इसके आधार पर हमारे पूरे भारत का जो समय होगा, उस यहाँ पर जीएमटी से अगर भारत के समय में अंतर देखा जाए तो ये होगा आपका 5 घंटा 28 मिनट, मतलब लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंट होता है। तो ये तो हो गया आपका मानक का भारत का स्थानीय मानक समय के बारे में हो गया। तो ये चारों टॉपिक मुझे लगता है कि ये समाप्त होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो सबसे इसको भी अगर हम देखना चाहें दिशाओं के आधार पर, किस दिशा में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है, तो देखिए भारत के सबसे उत्तर में
उसे हम इरेज कर दें। भारत के जो सबसे उत्तर में जो पड़ोसी देश हैं, वो सबसे उत्तर में यहाँ पर जो है आपका चीन है। ठीक, चीन के बाद फिर यहाँ पर आपका पड़ता है तिब्बत, जो चीन ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पर आपका पड़ता है नेपाल। ठीक, इधर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। फिर इधर पड़ता है आपका भूटान, यहाँ पड़ता है आपका म्यांमार, जिसे पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, कौन कौन हुआ? चीन हुआ, तिब्बत को चीन में ही मान लिया जाए। फिर ये नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ। फिर यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर पड़ता है आपका श्रीलंका। ठीक, इधर आएंगे तो आपको पड़ जाएगा पाकिस्तान। इधर भारत से एक छोटा सा, बहुत लगभग 120 किलोमीटर की शायद दूरी को ये छूता हुआ यहाँ पर है अफगानिस्तान। इस प्रकार से ये जो सारे हैं, अगर और भी द्वीपीय देश के बारे में बात करें तो यहाँ पर पड़ता है आपका मालदीव, भारत की इधर ही। तो इस प्रकार से कुल जो भारत के जो पड़ोसी देश है, अगर पड़ोसी देशों के बारे में बात किया जाए तो चलिए हम लिख लेते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देशों में हो जाएगा चीन, तिब्बत को हम मान लेते हैं चीन में ही। फिर पड़ेगा आपका नेपाल, फिर उधर चले जाइए हो जाएगा भूटान, और उधर जाइए पड़ेगा म्यांमार, यहां पर आ जाइए तो पड़ेगा बांग्लादेश, नीचे आ जाइए पड़ेगा श्रीलंका। ठीक, फिर से उसके बाद इधर आ जाइए तो इधर आपका अरब सागर की ओर पड़ेगा आपका मालदीव, और इधर और चले जाइए तो आपका पड़ेगा पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से ऊपर चलिए, थोड़ा सा बॉर्डर साझा करता अपने भारत से हो जाएगा अफगानिस्तान। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात किया जाए तो हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारत के कुल जो है 9 पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश आप समझती हैं, पड़ोसी देश वे देश कहलाते हैं जो अपने देश के साथ, जो हमारे भारत के साथ, अगर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो जो जो देश भारत के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं उन देशों को भारत का पड़ोसी देश कहा जाएगा। तो इस प्रकार से भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब पड़ोसी देश का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्या है? तो भारत एक, आप जानते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो आप समझ सकते हैं इसका भौगोलिक विस्तार भी कितना बड़ा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कितना होता है, कितना है इसका 32.8 लाख, अगर मिलियन बोले तो 3.28 वर्ग किलोमीटर जो है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा भौगोलिक विस्तार है। तो इस पर प्रशासन चलाने के लिए हमें अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से इस पर प्रशासन चलाया जा सके, नियम कानून को अच्छे से ढंग से इस पर चलाया जा सके, इसके लिए इसे बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको प्रशासनिक विभाजन में अगर बात करें तो इसको 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 9 नहीं बोलिए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत का जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें साल पहले हम 29 राज्य पढ़ते थे, क्योंकि उसमें जो है आपका सम्मिलित है ये जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर को फिर से उसका राज्य का दर्जा हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख हो गया है और एक हो गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से ये हो गए आपके 9। तो 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को क्या किया गया है? बांटा गया है। चलिए अब बात करते हैं हम क्यों बांटा गया। आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर शासन व्यवस्थाएं, सारी चीजें जो रूल्स रेगुलेशन उसको अच्छे से फॉलो कराया जा सके, इसको बांटा गया है। और इसकी बात करें तो भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। अब बात करते हैं हम भौतिक विभाजन के बारे में। तो भौतिक विभाजन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे भू आकृतियों के बारे में।
तो भारत में पाए जाने वाली जो भू आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसा कि आप जानते हैं पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, तट है तथा द्वीप समूह है। भू आकृतियों को इस प्रकार से बांटा गया है, कितने 5 प्रकारों में, पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। इन सभी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत के बारे में। पर्वतों में जैसे सबसे पहले मुख्य पर्वत की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले भारत के उत्तर में स्थित जो है हमारा कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। ये उत्तर में हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो ये यहां से लेकर के ये ऐसे जो है फैला हुआ है आपका यहां तक, पूरा ये जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित है, और कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है भारत का संतरी के रूप में कार्य करता है। हिमालय पर्वत को उनकी ऊंचाइयों के आधार पर और बहुत सारी चीजों के आधार पर पर्सपेक्टिव से उसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में जो बांटा गया है उसमें जो है सबसे पहला जो भाग है, वो सबसे पहला भाग जो है कहलाता है बृहद हिमालय या हिमाद्री। बृहद हिमालय या हिमाद्री क्या होता है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की भी अगर बात करें तो ये सारी चोटियां जो है इसी में पाई जाती हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है कि हम उससे जो बृहद हिमालय में जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उससे जो छोटी छोटी चोटियां हैं वो सारे मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। और उससे भी जो दक्षिण, जैसे दक्षिण विस्तार है, जैसे सबसे उधर जो है बृहद हिमालय, उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय, फिर से उसके बाद आपका आता है शिवालिका, और शिवालिका के बाद जैसे फिर जब नीचे आएंगे ये पड़ता है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का विस्तार जो इधर से लेकर के इधर तक फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली बहुत सारी नदियां जो है इस भाग से होकर के बहती हैं, और इधर भी कुछ भाग है, पंजाब जो है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सभी राज्यों से होकर के नदियां बहती हैं। और इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, जो उत्तरी मैदान, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, इसीलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपका हिमालय की बात जो है, हिमालय के बाद हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है आपका होता है बृहद हिमालय, सबसे ऊंची चोटियां उसमें, फिर उससे निचली जो चोटियां मध्य हिमालय या हिमाचल के अंतर्गत आती है उसको हिमाचल बोलते हैं, फिर उससे जो निचली चोटियां वो शिवालिका कहलाती है। फिर शिवालिका के जैसे जैसे मतलब इधर से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, फिर से उसके बाद पड़ता है ये जो है उत्तरी मैदान। ये उत्तरी मैदान है, और ये उत्तरी मैदान मुख्य रूप से जो उन्हीं नदियों से बना हुआ है, जो नदियां इन सभी हिमालय पर्वत से होकर के बहती हैं, उन सब के द्वारा ये उत्तरी मैदान जो है बनाया गया है। ये काफी जो है समतल और सपाट है, और यह मैदान इन नदियों के द्वारा बनाया गया है, और इसलिए कह सकते हैं कि आप ये जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। जलोढ़ निक्षेप मतलब जो जलोढ़ निक्षेप हुआ अर्थात जो पानी के द्वारा, ठीक है, जल के द्वारा लेकर के आई गई मिट्टियां जो है उनसे बनाया गया होता है, उसे ही बोला जाता है जलोढ़ निक्षेप। आगे अगर बात करें कि नदियों जो है के द्वारा जो बना हुआ ये जो मैदान है, ये जो है बहुत ही उपजाऊ मैदान है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी वास्तव में जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है, उसमें बहुत तरह के जो पोषक तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं, फसलों के उत्पादन में बहुत ज्यादा सहायक होता है वो। अब जो है इन सब के बारे में भारत का जो उत्तर मैदान है, उत्तर मैदान के बारे में बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। तो भारतीय मरुस्थल जैसा कि आप जानते हैं मुख्य रूप से रेगिस्तानी जो भाग है, ये मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है। और यह जो है शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल होता है, और यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ की जो झाड़ियां पाई जाती हैं काफी छोटी होती हैं, झाड़ियां होती हैं, जंगल वंगल होते नहीं, जो भी झाड़ियां होती हैं काफी छोटी होती हैं और बहुत ही कटीली होती हैं। अच्छा, आप एक बात जानते हैं कि जो पौधे जो होते हैं उनके जो इधर जो मरुस्थलीय भाग में जो पौधे पाए जाते हैं, उन पौधों का जो ऊपरी जो लेयर होता है उनका, ठीक है, वो काफी मोटा होता है, और उनकी पत्तियां भी मोटी होती हैं। ऐसा जानते हैं किस लिए? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पानी को अधिक समय तक कंज्यूम कर सकें, अधिक समय तक वो मतलब पानी को अपने अंदर बचा करके रख सकें, और पानी को जल्दी से आप जैसे समझ सकते हैं, वैसे सिंपली आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी पौधों की पत्तियां अगर बहुत पतली हैं तो धूप लगेगा तो बहुत जल्दी वो सूख जाएंगे, और पानी का उससे उत्सर्जन बहुत तेज गति से होगा। तो इसलिए वहां की जो होती हैं पेड़ पौधे जो होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है काफी मोटी होती हैं और पतली भी होती है, ज्यादा चौड़ी भी नहीं होती हैं। ठीक है।
और यहाँ पर जो है अगर और भी इसके बारे में अगर बात करें तो थार का जो मरुस्थल है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ये जो है यहीं पर पाया जाता है, जो भारतीय महामरुस्थल है उसी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की। तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम इन बिंदुओं का अध्ययन कर चुके। भू आकृतियां, हिमालय के 3 भाग, बृहद हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल और फिर शिवालिका, ये जो 3 भाग हैं हिमालय के। उसके बाद उत्तरी मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति अगर जानने से पहले सबसे पहले हम पहुंचते हैं सबसे उत्तर में। तो सबसे उत्तर में हमारा है हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो भाग है ये कहलाता है आपका बृहद हिमालय या हिमाद्री। उससे जो निचली जो निचला है उसको कहते हैं हम मध्य हिमालय या हिमाचल, और उससे जो निचला है उसको बोला जाता है शिवालिका। फिर शिवालिका से जैसे नीचे उतरते हैं उत्तर की ओर, फिर पड़ता है हमारा उत्तरी मैदान। फिर उत्तरी मैदान के फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तब हमारा पड़ता है ये प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम में अरावली के बारे में। चलिए, ये तो भाग हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार के इधर पूर्व में जो है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इधर पश्चिम में जो है अरबियन सी है, अरब सागर, और दक्षिण में जो है ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। इस प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम बात करें कि यहाँ के पहाड़ियों की पर्वतों की, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम में एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, उत्तर पश्चिम में एक अरावली पर्वत श्रृंखला है और विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां इधर हैं। ठीक, और इन्हीं पहाड़ियों से होकर के नदी बहती है। विंध्य और जो सतपुड़ा जो पहाड़ियों से होकर के 2 प्रमुख नदी बहती है एक, और वही 2 प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो जाकर के अरब सागर में, इधर से बहने वाली 2 ऐसी नदियां हैं केवल जो जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। और उन दोनों नदियों का नाम है नर्मदा तथा तापी। तो ये बात आपको पॉइंट याद रखना है, नर्मदा और तापी ऐसी 2 नदियां हैं जो दोनों नदियां जाकर के पश्चिम में अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, इसके बाद इसके और घाटों की बात करें तो ये जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पश्चिम का जो घाट है इसको बोला जाता है सह्याद्री। सह्याद्री बोला जाता है। और इसकी ये जो पूर्वी घाट है इसको ये पूर्वी घाट के ही नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है बहुत ही सकरा है, बहुत ही पतला, क्योंकि उसके जस्ट बगल में ही आपका पर्वत है, पर्वतीय भाग है सारे। ठीक, और वर्षावन इधर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर इधर जो पूर्वी घाट है ये काफी सपाट है और काफी चौड़ी भी है, और ये ब्लॉकेड है, मतलब कटी हुई है। और कई जितनी भी नदियां बहती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में जो भी नदियां बहती हैं वो सारी नदियां बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। विकास जाप, क्योंकि जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पर्वत हैं, वो सारे पहाड़ पर्वत प्रायः जो है, अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की तरफ सारे पर्वत और पठार स्थित हैं। इसलिए जितनी भी नदियां बहती हैं वो सारे इधर से होकर के जाती हैं आपका उधर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, इधर पहाड़ है, पर्वत है, तो इधर से नदियां जो भी बहेंगी वो सारी नदियां तो इधर अपना क्या होते हैं नीचे की तरफ भी बहती हैं। तो इधर आपका पर्वत पठार है नहीं, तो इधर पर्वत पठार, इधर से बह के तो इधर ही तो जाएंगे ना। इसीलिए जितने भी प्रायद्वीपीय पठार की जो भी भाग की जो नदियां हैं वो सारी नदियां बह करके जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और यदि हम बात करें कि इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं ये 12 मासी नदियां नहीं होती हैं। 12 महीने इसमें पानी नहीं होता है, क्योंकि इन जो पहाड़ है, ये पहाड़ इस हिमालय पहाड़ के बारे में अगर तुलना किया, हिमालय पर्वत से तुलना किया जाए तो काफी छोटे, उनसे नीचे ये पहाड़ियां हैं, तो इन पे कोई बर्फ तो जमने का कोई चांस ही नहीं होता है, कोई बर्फ तो जमता नहीं है, और इसलिए हमेशा जो है पानी के स्रोत हो नहीं पाती है, जब पानी के स्रोत उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। इसलिए ये जो है हमेशा इसे बोल सकते हैं, या इससे बहने वाली जो नदियां होती हैं 12 मासी नदियां नहीं होती हैं। तो कब इनमें पानी होता है, तो मुख्यतः जब बरसात का समय आता है, जब मानसून का समय आता है, तो उस समय नदी में खूब ढेर सारा पानी होता है और बहुत उफान कर जाती हैं, बाढ़ें भी आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो समय आता है, ग्रीष्म ऋतु का समय आता है, तो धीरे धीरे इनमें पानी जो होता है सूख जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ये बातें हुई। और इसके बाद अब खनिजों के बारे में बात किया जाए तो भारत के जितने भी खनिज क्षेत्र हैं उसकी सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज जो भंडार है ना, ये सारे प्रायद्वीपीय पठार में ही पड़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में खनिज के समझे भंडार हैं, लौह जो कोयला है, जो लौह अयस्क है, ये सारे खनिज भंडार प्रायः जो है इसी प्रायद्वीपीय पठार में ही पाए जाते हैं। ठीक, और भी अगर बात किया जाए तो जो भारत की जो प्रमुख नदियां जो हैं, भारत की प्रमुख नदियां, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां इधर ही बहती हैं। ओके, अगर बात किया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है महानदी जो है,
जो दक्षिण भारत में बहती है महानदी जिसका नाम है, उसी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये काफी जो है बहुत ही उबड़ खाबड़, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति जो है काफी उबड़ खाबड़ है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी आप आ जाएंगे इधर पश्चिम बंगाल की तरफ। इधर जो हमारी जो गंगा नदी बह करके जाती है, और इधर से क्या बोलते हैं आती है ये कौन, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, पश्चिम बंगाल से होती है, फिर ये सारी जाकर के आपस में मिल जाती है और फिर जाकर के वो गिर जाती है यहाँ पर क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में। और इस प्रकार से वहां पर वो डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। जितना कुछ इस सिलेबस में है मैं उतना कुछ सारा कवर कर रहा हूँ, उससे ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आगे चल करके आप इन सारी चीजों का अध्ययन पूरे ब्रॉडली तरीके से करेंगे। इस प्रकार से ये सब जो है इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा लक्षद्वीप समूह, द्वीप समूह के बारे में बात करें तो भारत के दो मुख्य द्वीप समूह हैं। एक होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और एक जो है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ये हो गए भारत के द्वीपीय भाग जो हो गए। इस प्रकार से भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को जो है इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस प्रकार से ये जो लेसन था हमारा देश भारत, ये लेसन जो है इस प्रकार से समाप्त होता है। मिलते हैं प्रिय साथियों विद्यार्थियों अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।